नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लोकप्रिय कहानी अंतिम प्यार। आर्ट स्कूल के प्रोफेसर मनमोहन बाबू घर में बैठे हुए दोस्तों के साथ मनोरंजन कर रहे थे। ठीक उसी वक्त योगेश बाबू कमरे में घुसे। योगेश बाबू उत्तम श्रेणी के चित्रकार थे। उन्होंने अभी थोड़े वक्त पूर्व ही स्कूल छोड़ा था। उन्हें देखकर एक आदमी ने कहा, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है? आपने सुना कुछ उसके बारे में? योगेश बाबू ने आराम कुर्सी पर बैठकर पहले तो एक लंबी सांस ली। उसके पश्चात बोले, क्या कहता है वह? नरेंद्र कहता है, बंग प्रांत में उसकी कोटि का कोई भी चित्रकार इस समय नहीं है। सही है, अभी नया नया लड़का है ना। हम लोग तो जैसे आज तक घास छीलते रहे हैं। झुंझलाकर योगेश बाबू ने कहा। जो लड़का बातें कर रहा था उसने कहा, सिर्फ यही नहीं, नरेंद्र आपको भी सम्मान की नजर से नहीं देखता। योगेश बाबू ने उपेक्षित भाव से कहा, क्यों, मैंने कुछ गलती की है? वह कहता है, आप अपने आदर्श को ध्यान में रखते हुए चित्र नहीं बनाते। तो किस नजरिए से बनाता हूं? केवल रुपयों के लिए। योगेश ने एक नेत्र बंद करके कहा, बेकार, ये सब बेकार की बातें हैं। फिर आवेश में कान के पास से अपने अस्त व्यस्त बालों को ठीक कर काफी देर तक खामोश बैठा रहा। चीन का जो सबसे बड़ा चित्रकार हुआ है, उसके बाल भी बहुत बड़े थे। यही वजह थी कि योगेश ने भी अपने स्वभाव के विपरीत सिर पर लंबे लंबे बाल रखे हुए थे। ये बाल उनके मुख पर बिल्कुल नहीं जचते थे, क्योंकि बचपन में एक बार चेचक के आक्रमण से उनके प्राण तो बच गए थे, मगर मुख बहुत कुरूप हो गया था। एक तो काला रंग, दूसरे चेचक के दाग। चेहरा देखकर अचानक यही जान पड़ता था मानो किसी ने बंदूक में छर्रे भरकर लिबलिबी दबा दी हो। कक्ष में जो लड़के बैठे थे, योगेश बाबू को क्रोध में देखकर उनके सामने ही मुंह बंद करके हंस रहे थे। सहसा वह हंसी योगेश बाबू ने भी देख ली। गुस्से के स्वर में बोले, तुम लोग क्यों हंस रहे हो? एक लड़के ने चाटुकारिता से जल्दी जल्दी कहा, नहीं महाशय जी, आपको क्रोध आए और हम लोग हंसें, भला कभी ऐसा हो सकता है? मैं समझ गया, अब अधिक चालाकी की जरूरत नहीं। क्या तुम लोग यह कहना चाहते हो कि अब तक तुम सब दांत निकालकर रो रहे थे? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। यह कहकर उन्होंने आंखें मूंद ली। लड़कों ने किसी तरह हंसी रोककर कहा, चलिए यूं ही सही, हम हंसते ही थे और रोते भी क्यों? मगर हम नरेंद्र के पागलपन को सोचकर हंसते थे। वह देखो, मास्टर साहब के साथ नरेंद्र भी आ रहा है। मास्टर साहब के साथ साथ नरेंद्र भी कमरे में आ गया था। योगेश ने एक बार नरेंद्र की तरफ घूमती हुई नजर से देखकर मनमोहन बाबू से कहा, मेरे बारे में नरेंद्र क्या कहता है? मनमोहन बाबू जानते थे कि उन दोनों की लगती है। दो पाषाण जब परस्पर टकराते हैं तो आग पैदा हो ही जाती है। अतः वह बात को संभालकर मुस्कुराते हुए बोले, योगेश बाबू, नरेंद्र क्या कहता है? मोहन बाबू ने पूछा, क्यों नरेंद्र? नरेंद्र अब तक मौन खड़ा था। अब किसी तरह आगे आकर बोला, हाँ कहता हूँ, मेरा यही मशवरा भी है। योगेश बाबू ने मुंह बनाकर कहा, बड़े आए राय देने वाले, छोटे मुंह बड़ी बात, अभी कल का छोकरा और इतनी बड़ी बड़ी बातें। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू जाने दीजिए, नरेंद्र भी छोटा है तथा बात भी छोटी सी है, इस पर झगड़ने की क्या जरूरत है? योगेश बाबू उसी प्रकार आवेश में बोले, बच्चा है? नरेंद्र बच्चा है? जिसके मुंह पर इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो, वह अगर बच्चा है तो बूढ़ा क्या होगा? मोहन बाबू, आप क्या कहते हैं? एक विद्यार्थी ने कहा, महाशय, अभी कुछ समय पहले तो आपने उसको कल का छोकरा बताया था। योगेश बाबू का मुख क्रोध से लाल हो गया। बोले, कब कहा था? अभी, इससे कुछ समय पहले। झूठ, बिल्कुल झूठ। जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हैं, मैं उसे छोकरा कहूं? नामुमकिन है। क्या तुम यह लोग चाहते हो, यह कहना चाहते हो कि मैं बिल्कुल मूर्ख हूं?
सब लड़के एक स्वर में बोले, नहीं महाशय, ऐसी बात हम भूलकर भी मुंह पर नहीं ला सकते। मनमोहन बाबू किसी तरह हंसी को रोककर बोले, चुप चुप, बात को घुमाओ नहीं। योगेश बाबू ने कहा, हाँ नरेंद्र, तुम ये कहते हो कि बंग प्रांत में तुम्हारे जैसा कोई चित्रकार नहीं है? नरेंद्र ने कहा, आपने किस तरह जाना? तुम्हारे दोस्तों ने मुझसे कहा था। मैं यह नहीं कहता, तब भी इतना जरूर कहूंगा कि मेरी भांति हृदय रक्त पीकर बंगाल में कोई चित्र नहीं बनाता। इसका प्रमाण? नरेंद्र ने आवेश में स्वर में कहा, प्रमाण की क्या आवश्यकता है, मेरा अपना यही विचार है। तुम्हारा ख्याल गलत है। नरेंद्र बहुत कम बोलने वाला आदमी था, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मनमोहन बाबू ने इस नाराजगी वाली बातचीत को बंद करने के प्रति कहा, नरेंद्र, इस बार प्रदर्शनी के लिए तुम चित्र बनाओगे ना? नरेंद्र ने कहा, इरादा तो है। मैं देखूंगा तुम्हारा चित्र कैसा रहता है। नरेंद्र ने श्रद्धा भाव से उसकी पग धूले लेकर कहा, जिसके गुरु आप हैं उसे क्या परेशानी, देखना सबसे अच्छा रहेगा। योगेश बाबू ने कहा, राम से पहले रामायण, पहले चित्र बनाओ फिर कहना। नरेंद्र ने मुंह फेर कर योगेश बाबू की तरफ देखा, कहा कुछ भी नहीं, मगर खामोशी और उपेक्षा ने बातों से कहीं अधिक योगेश के मन को आहत किया। मनमोहन बाबू ने कहा, योगेश बाबू चाहे आप कुछ कहें, परंतु नरेंद्र को अपनी आत्मिक शक्ति पर बहुत बड़ा यकीन है। मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ कि यह भविष्य में एक बड़ा चित्रकार होगा। नरेंद्र धीरे धीरे कक्ष से बाहर चला गया। एक विद्यार्थी ने कहा, प्रोफेसर साहब, नरेंद्र में किसी हद तक विक्षिप्तता की झलक दिखाई देती है। मनमोहन बाबू ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ, जो इंसान अपने भाव अच्छे प्रकार प्रकट करने में सफल हो जाता है उसे सर्वसाधारण किसी हद तक विक्षिप्त समझते हैं। चित्र में एक विशेष तरह का आकर्षण तथा मोहकता उत्पन्न करने की उसमें असाधारण योग्यता है। तुम्हें पता है नरेंद्र ने एक बार क्या किया था? मैंने देखा कि नरेंद्र के बाएं हाथ की उंगली से खून का फव्वारा छूट रहा है और वह बिना किसी दर्द के बैठा चित्र बना रहा है। मैं तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया। मेरे मालूम करने पर उसने जवाब दिया कि उंगली काटकर देखी कि खून का असली रंग क्या है। अजीब इंसान है, तुम लोग इसे विक्षिप्तता कह सकते हो, मगर इसी विक्षिप्तता के कारण तो वह एक दिन अमर कलाकार कहलाएगा। योगेश बाबू आंख मूंद कर सोचने लगे, जैसे गुरु वैसे चेले, दोनों के दोनों बेवकूफ है। नरेंद्र सोचते सोचते घर की तरफ चला। मार्ग में भीड़ भाड़ थी, कितनी ही गाड़ियां चली जा रही थीं, मगर इन बातों की ओर उसका ध्यान नहीं था। उसे क्या फिक्र थी? संभवतः उसका भी उसे पता न था। वह कुछ समय के अंदर ही बहुत बड़ा चित्रकार हो गया। बहुत कम समय में ही वह इतना मशहूर तथा सर्वप्रिय हो गया था कि उसके ईर्ष्यालु मित्रों को अच्छा न लगा। इन्हीं ईर्ष्यालु मित्रों में योगेश बाबू भी थे। नरेंद्र में एक खास योग्यता और उसकी तूलिका में एक असाधारण शक्ति है। योगेश बाबू इसे दिल ही दिल में खूब समझते थे, लेकिन ऊपर से उसे मानने के प्रति तैयार न थे। इस थोड़े वक्त में ही इतनी प्रसिद्धि हासिल करने का एक खास कारण यह भी था कि नरेंद्र जिस चित्र को भी बनाता था अपनी सारी काबिलियत उसमें लगा देता था। उसकी नज़र सिर्फ चित्र पर रहती थी, पैसे की ओर भूलकर भी उसका ध्यान नहीं जाता था। उसके मन की महत्वाकांक्षा थी कि चित्र बहुत ही सुंदर हो, उसमें अपने ढंग की खास विलक्षणता हो। मूल्य चाहे कम मिले या अधिक, वह अपने विचार और भावनाओं की मधुर रूपरेखाएं अपने चित्र में देखता था। जिस वक्त चित्र चित्रित करने बैठता तो चारों ओर फैली हुई असीम प्रकृति और उसकी सारी रूपरेखाएं हृदय पट से गुम्फित कर देता। इतना ही नहीं, वह अपने वजूद से भी विस्मृत हो जाता। वह उस वक्त पागलों की भांति दिखाई पड़ता और अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने से भी संभवतः उसको कोई हिचक न होती। यह हालत उस वक्त की एकाग्रता की होती। हकीकत में इसी कारण उसे यह सम्मान प्राप्त हुआ। उसके स्वभाव में सादगी थी, वह तो बात सादगी से कहता। लोग उसे अभिमान तथा प्रदर्शनी से लदी हुई समझते। उसके सामने कोई कुछ न कहता, मगर पीठ पीछे लोग उसकी बुराई करने से ना चूकते।
सबके सब नरेंद्र को संज्ञाहीन सा पाते। वह किसी बात को कान लगाकर ना सुनता, कोई पूछता कुछ तथा जवाब देता और ही। वह हमेशा ऐसा मालूम होता जैसे अभी अभी स्वप्न देख रहा था और किसी ने सहसा उसे जगा दिया। उसने विवाह किया और एक लड़का भी उत्पन्न हुआ। पत्नी बहुत सुंदर थी, मगर नरेंद्र को गृहस्थ जीवन में किसी तरह का आकर्षण ना था। तब भी उसका हृदय प्रेम का विशाल सागर था। वह हर समय इसी धुन में रहता था कि चित्रकला में प्रसिद्धि हासिल करे। यही कारण था कि लोग उसे पागल समझते थे। किसी हल्की चीज को यदि पानी में जबरदस्ती डुबो दो तो वह किसी तरह भी ना डूबेगी, वरन ऊपर तैरती रहेगी। ठीक यही दशा उन लोगों की होती है जो अपनी धुन के पक्के होते हैं। वे दुनियादारी के दुख सुख में किसी तरह डूबना नहीं जानते। उनका मन हर वक्त काम की पूर्ति में लगा रहता है। नरेंद्र सोचते सोचते अपने घर के सामने आ खड़ा हुआ। उसने देखा कि दरवाजे के पास उसका 4 वर्ष का बच्चा दौड़ता हुआ आया तथा दोनों हाथों से नरेंद्र को पकड़कर बोला, बाबूजी। क्या बात है बेटे? बच्चे ने पिता का हाथ पकड़ लिया तथा खींचते हुए कहा, बाबूजी देखो, हमने एक मेंढक मारा है जो लंगड़ा हो गया है। नरेंद्र ने कहा, वह घर नहीं जा सकता, लंगड़ा हो गया है, कैसे जाएगा? चलो उसे गोद में उठाकर उसके घर पहुंचा दो। नरेंद्र ने बच्चे को गोद में उठा लिया और हंसते हंसते घर में ले गया। एक दिन नरेंद्र को याद आया कि इस बार की प्रदर्शनी में जैसे भी हो अपना एक चित्र भेजना चाहिए। कक्ष की दीवार पर उसके हाथ के कितने ही चित्र लगे हुए थे। कहीं प्राकृतिक मंजर, कहीं मानव के शरीर की रूपरेखा, कहीं सोने की तरह सरसों के खेत की हरियाली, जंगली मनमोहक दृश्यावली तथा कहीं वे रास्ते जो छाया वाले वृक्षों के नीचे से टेढ़े तिरछे होकर नदी के पास जा मिलते थे। धुएं की तरह गगनचुंबी पहाड़ों की पंक्ति जो तेज धूप में खुद झुलसी जा रही थी, और सैकड़ों पथिक धूप से बेचैन होकर छायादार वृक्षों के समूह में शरणार्थी थे। ऐसे कितने ही दृश्य थे। दूसरी तरफ अनेकों पक्षियों के चित्र थे। उन सब के मनोभाव उनके मुखों से प्रकट हो रहे थे। कोई क्रोध से भरा हुआ, कोई मुसीबत की हालत में, तो कोई प्रसन्न मुद्रा स्थिति में। कमरे के उत्तरी भाग में खिड़की के सामने एक अपूर्ण चित्र लगा हुआ था। उसमें ताड़ के वृक्षों के समूह के समीप सदा मौन रहने वाली छाया के आश्रय में एक सुंदर नवयुवती नदी के नीलवर्ण जल में स्थिर बिजली सी शांत खड़ी थी। उसके होठों और मुख की रेखाओं में चित्रकार ने मन की पीड़ा अंकित की थी। ऐसा मालूम होता था मानो चित्र बोलना चाहता है, मगर यौवन अभी उसके बदन में पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ है। इन सब चित्रों में चित्रकार के इतने दिनों की आशा तथा निराशा मिली जुली थी, मगर आज उन चित्रों की रेखाओं और रंगों ने उसे अपनी ओर आकर्षित ना किया। उसके मन में बार बार यही विचार आने लगे कि इतने दिनों उसने केवल बच्चों का खेल किया है, सिर्फ कागज के टुकड़ों पर रंग पोता है। इतने दिनों से उसने जो कुछ रेखाएं कागज पर खींची थी, वे सब उसके मन को अपनी ओर आकर्षित ना कर सकी, क्योंकि उसके विचार पहले की अपेक्षा बहुत उच्च थे। उच्च ही नहीं, बल्कि बहुत ऊंचे होकर चील की भांति आसमान में मंडराना चाहते थे। यदि वर्षा ऋतु का सुहावना दिन हो तो क्या कोई ताकत उसे रोक सकती थी? वह उस समय जोश में आकर उड़ने की उत्सुकता में 80 मील दिशाओं में उड़ जाता, फिर एक बार भी पलटकर नहीं देखता। अपनी पहली हालत पर किसी तरह भी वह सहमत नहीं था। नरेंद्र के मन में रह रहकर यही विचार आने लगा। भावना और लालसा की झड़ी सी लग गई। उसने निश्चय कर लिया कि इस बार ऐसा चित्र बनाएगा जिससे उसका नाम अमर हो जाए। वह वास्तविकता को सबके मन में बैठा देना चाहता था कि उसकी अनुभूति बचपन की अनुभूति नहीं है। मेज पर सर रखकर नरेंद्र विचारों का ताना बाना बुनने लगा। वह क्या बनाएगा, किस विषय पर बनाएगा? मन पर आघात होने से साधारण असर पड़ता है। भावनाओं के कितने ही पूर्ण और अपूर्ण चित्र उसकी निगाहों के सामने से सिनेमा चित्र की तरह चले गए, लेकिन किसी ने भी दम भर के प्रति उसके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित ना किया। सोचते सोचते शाम अंधियारे में
शंख की मधुर ध्वनि ने उसको मस्त कर देने वाला गाना सुनाया। उस स्वर लहरी से नरेंद्र चौंक कर उठ खड़ा हुआ। तत्पश्चात उसी अंधकार में वह चिंतन मुद्रा में कमरे के अंदर पागलों की तरह टहलने लगा। लेकिन सब बेकार। महान प्रयत्न करने के बाद भी कोई विचार न सूझा। रात बहुत हो चुकी थी। अमावस्या की अंधेरी में आसमान परलोक की भांति धुंधला प्रतीत होता था। नरेंद्र कुछ खोया खोया सा पागलों की भांति उसी तरफ ताकता रहा। बाहर से रसोइये ने द्वार खटखटाकर पूछा, बाबूजी? चौंक कर नरेंद्र ने पूछा, कौन? बाबूजी, भोजन तैयार है, चलिए। झुंझलाते हुए नरेंद्र ने कटु स्वर में कहा, मुझे परेशान न करो, जाओ, मैं इस वक्त न खाऊंगा। कुछ थोड़ा सा? मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। और निराश हृदय रसोइया भारी कदमों से वापस लौट गया तथा नरेंद्र ने अपने को चिंतन सागर में डुबो दिया। संसार में जिसको प्रसिद्धि हासिल करने की लगन लग गई हो, फिर उसको चैन कहाँ। पूरा एक सप्ताह बीत गया। इस सप्ताह में नरेंद्र ने अपने घर से बाहर कदम न निकाला। घर में बैठा सोचता रहता, किसी न किसी मंत्र से तो पूजा की देवी अपनी कला दिखाएगी ही। इससे पूर्व किसी चित्र के लिए उसे विचार प्राप्ति में देर न लगती थी, परंतु इस बार किसी तरह भी उसे कोई बात न सूझी। जो जो दिन व्यतीत होते जाते थे वह निराश होता जाता था। केवल यही क्यों, कई बार तो उसने गुस्से में आकर सर के बाल नोच लिए। वह अपने आप को गालियां देता, पृथ्वी पर पेट के बल पड़कर बच्चों की तरह रोया भी, परंतु सब बेकार। प्रातःकाल नरेंद्र मौन बैठा था कि मनमोहन बाबू के द्वारपाल ने आकर उसे एक पत्र दिया। उसने उसे खोलकर देखा। प्रोफेसर साहब ने उसमें लिखा था, प्रिय नरेंद्र, प्रदर्शनी होने में अब अधिक दिन बाकी नहीं है। एक सप्ताह के अंदर यदि चित्र न आया तो ठीक नहीं। लिखना तुम्हारी क्या तरक्की हुई है और तुम्हारा चित्र कितना बन गया है। योगेश बाबू ने चित्र चित्रित कर दिया है, मैंने देखा है, सुंदर है, परंतु मुझे तुमसे और भी अच्छे चित्र की आशा है। तुमसे अधिक प्रिय मुझे और कोई नहीं। आशीर्वाद देता हूँ, तुम अपने गुरु की प्रतिष्ठा रख सकोगे। इसका ध्यान रखना, इस प्रदर्शनी में यदि तुम्हारा चित्र अच्छा रहा तो तुम्हारी ख्याति में कोई बाधा ना रहेगी। तुम्हारी मेहनत सफल हो, यही मेरी दुआ है। पत्र पढ़कर नरेंद्र और भी बेचैन हुआ। केवल एक सप्ताह शेष है और अभी तक उसके मस्तिष्क में चित्र के विषय में कोई विचार नहीं आया। खेद है, अब वह क्या करेगा। उसे अपने आत्मबल पर बहुत यकीन था, पर इस समय यह विश्वास भी जाता रहा। क्या इसी तुच्छ शक्ति पर वह 10 व्यक्तियों में सिर उठाए फिरता रहा है। उसने सोचा था अमर कलाकार बन जाऊंगा, परंतु वहारी किस्मत, वहारी मेरी बुरी किस्मत। अपनी अयोग्यता पर नरेंद्र की आंखों में आंसू भर आए। रोगी की रात जैसे आंखों में निकल जाती है, उसकी वह रात वैसे ही खत्म हुई। नरेंद्र को इसका तनिक भी पता न चला। इधर वह कई दिनों से चित्रशाला में ही सोया था। नरेंद्र पर जागरण के चिन्ह थे। उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और शीघ्रता से उसका हाथ पकड़कर बोली, क्या हुआ। पत्नी लीला हाफते हुए बोली, शायद हैजा, इस प्रकार खड़ी न रहो, बच्चा बिल्कुल बेहोश पड़ा है। बहुत ही अनमने मन से नरेंद्र शयन कक्ष में घुसा। बच्चा बिस्तर से लगा पड़ा था। पलंग के चारों ओर भयानक रोग के चिन्ह दृष्टिगोचर हो रहे थे। लाल रंग 2 घड़ी में ही पीला हो गया था। अचानक देखने से यही ज्ञात होता था जैसे बच्चा जिंदा नहीं है, केवल उसके वक्ष के समीप कोई वस्तु धक धक कर रही है और इस क्रिया से ही जीवन के कुछ चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। वे बच्चे के सिरहाने सिर झुकाकर खड़ा हो गया। लीला ने कहा, इस तरह खड़े ना रहो, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ। माँ की आवाज सुनकर बच्चे ने आंखें मली। भर्राई हुई आवाज में बोला, माँ, ओ माँ, मेरा लाल, मेरी पूंजी क्या कह रहा है। कहते कहते लीला ने अपने हाथों से बच्चे को अपनी गोद में चिपका लिया। माँ के वक्ष पर सिर रखकर बच्चा फिर पड़ा रहा। नरेंद्र के नेत्र सजल हो गए। वे बच्चे की ओर देखता रहा। लीला ने देखते हुए प्रश्नवाचक स्वर में कहा, अभी तक डॉक्टर को बुलाने नहीं गए। नरेंद्र ने दबी आवाज में कहा, हैं डॉक्टर।
पति की आवाज का अस्वाभाविक स्वर सुनकर लीला ने आश्चर्य में होते हुए कहा, क्या? कुछ नहीं, जाओ डॉक्टर को बुला लाओ, अभी जाता हूँ। नरेंद्र घर से बाहर निकला। कमरे का दरवाजा बंद हुआ। लीला ने आश्चर्यचकित होकर सुना कि उसके पति ने बाहर से द्वार की जंजीर खींच ली और वह सोचती रही, यह क्या? नरेंद्र चित्रशाला में प्रविष्ट होकर एक कुर्सी पर बैठ गया। दोनों हाथों से मुंह ढांपकर वह सोचने लगा। उसकी दशा देखकर ऐसा लगता था कि वह किसी तीव्र आत्मिक पीड़ा से पीड़ित है। चारों तरफ गहरे सूनेपन का राज्य था। केवल दीवार पर लगी हुई घड़ी कभी न थकने वाली गति से टिक टिक कर रही थी और नरेंद्र के सीने के अंदर उसका हृदय मानो उत्तर देता हुआ कह रहा था, धक धक। संभवतः उसके भयंकर संकल्पों से परिचित होकर घड़ी और उसका हृदय परस्पर कानाफूसी कर रहे थे। सहसा नरेंद्र उठ खड़ा हुआ। संज्ञाहीन हालत में कहने लगा, क्या करूं? ऐसा आदर्श फिर न मिलेगा, परंतु वह तो मेरा पुत्र है। वह कहते कहते रुक गया, मौन होकर सोचने लगा। अचानक मकान के अंदर से सनसनाते हुए बाण की भांति हाय की हृदय भेदक आवाज उसके कानों में पहुंची, मेरे लाल तू कहाँ गया? जिस प्रकार चिल्ला टूट जाने से कमान सीधी हो जाती है, फिक्र और बेचैनी से नरेंद्र ठीक उसी तरह सीधा खड़ा हो गया। उसके मुख पर लाली का चिन्ह तक न था। फिर कान लगाकर उसने आवाज सुनी। वह समझ गया कि बच्चा चल बसा। मन ही मन बोला, भगवान तुम ही गवाह हो, मेरी कोई गलती नहीं। इसके बाद वह अपने सिर के बालों को मुट्ठा में लेकर सोचने लगा। जैसे कुछ समय पश्चात ही मनुष्य निद्रा से चौंक कर उठता है, उसी प्रकार चौंक कर जल्दी जल्दी मेज पर से कागज, तूलिका और रंग आदि लेकर वह कमरे से बाहर निकल आया। शयन कक्ष के सामने एक खिड़की के करीब वह अचकचाकर खड़ा हो गया। कुछ सुनाई देता है क्या? नहीं, सब खामोश हैं। उस खिड़की से कमरे का आंतरिक भाग दिखाई पड़ रहा था। झांककर आशंका में थर थर कांपते हुए उसने देखा तो उसके सारे शरीर में कांटे से चुभ गए। बिस्तर उलट पुलट हो रहा था। पुत्र से खाली गोद किए माँ वहीं पड़ी तड़प रही थी और इसके अलावा माँ कमरे में पृथ्वी पर लौटते हुए बच्चे के मृत शरीर को दोनों हाथों से वक्ष स्थल के साथ चिपकाए, बाल बिखेरे, नेत्र विस्फारित किए बच्चे के निर्जीव होठों को बार बार चूम रही थी। नरेंद्र की दोनों आंखों में किसी ने 2 सलाखें घुसा दी हों। उसने होठ चबाकर कठिनता से स्वयं को संभाला और इसके साथ ही कागज पर पहली रेखा खींची। उसके सामने कमरे के अंदर वही भयानक दृश्य उपस्थित था। संभवतः संसार के किसी अन्य चित्रकार ने ऐसा दृश्य सम्मुख रखकर तुलिका न उठाई होगी। देखने में नरेंद्र के शरीर में कोई गति न थी, परंतु उसके हृदय में कितनी तड़प थी उसे कौन समझ सकता है। वह तो पिता था। नरेंद्र जल्दी जल्दी चित्र बनाने लगा। जीवन भर चित्र बनाने में इतनी जल्दी उसने कभी ना की। उसकी उंगलियों को किसी अज्ञात शक्ति से अपूर्व ताकत प्राप्त हो चुकी थी। रूपरेखा बनाते हुए उसने सुना, बेटा ओ बेटा बातें करो, जरा एक बार तुम देख तो लो। नरेंद्र ने अस्फुट स्वर में कहा, उफ ये असहनीय है, और उसके हाथ से तुलिका छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। किंतु उस समय तुलिका उठाकर वह पुनः चित्र बनाने लगा। रह रहकर लीला का वक्तन रुदन कानों में पहुंचकर हृदय को छेड़ता और रक्त की गति को धीमा करता और उसके होठ स्थिर होकर उसकी तुलिका की गति को रोक देते। इसी प्रकार पल पल बीतने लगे। मुख्य द्वार के अंदर आने के लिए नौकरों ने शोर मचाना आरंभ कर दिया, परंतु नरेंद्र मानो इस समय विश्व और विश्वव्यापी शोरगुल से बहरा हो चुका था। वह कुछ भी ना सुन रहा था। इस समय वह एक बार कमरे की ओर देखता और एक बार चित्र की ओर, बस रंग में तुलिका डुबोता और फिर कागज पर चला देता। वह पिता था, परंतु कमरे के अंदर पत्नी के हृदय से लिपटे हुए मरे बच्चे की याद भी वह धीरे धीरे भूलता जा रहा था। अचानक लीला ने उसे देख लिया। दौड़ती हुई खिड़की के पास आकर दुखित स्वर में बोली, क्या डॉक्टर को बुलाया? जरा एक बार आकर देख तो लेते कि मेरा लाल जीवित है या नहीं। यह क्या चित्र बना रहे हो? चौंक कर नरेंद्र ने लीला की तरफ देखा। वह लड़खड़ाकर गिर रही थी। बाहर से द्वार खटखटाने और बार बार चिल्लाने पर भी जब कपाट न खुले तो रसोइया और नौकर दोनों डर गए।
वे अपना काम खत्म करके प्रायः संध्या समय घर चले जाते थे और प्रातःकाल काम करने आ जाते थे। रोजाना लीला नरेंद्र दोनों में से कोई ना कोई द्वार खोल देता था। आज चिल्लाने और खटखटाने पर भी द्वार न खुला। इधर रह रहकर लीला के रोने की आवाज भी कानों में आ रही थी। उन लोगों ने मोहल्ले के कुछ आदमियों को बुलाया। आखिर में सबने सलाह करके द्वार तोड़ डाला। सब आश्चर्यचकित होकर मकान में घुसे। जीनी से चढ़कर देखा कि दीवार का सहारा लिए दोनों हाथ जंघाओं पर रखे नरेंद्र सिर झुकाए बैठा है। उनके पैरों की आहट से नरेंद्र ने चौंक कर मुंह उठाया। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। थोड़ी देर पश्चात वह ठहाका मारकर हंसने लगा और सामने लगे चित्र की ओर उंगली दिखाकर बोल उठा, डॉक्टर डॉक्टर, मैं अमर हो गया। दिन बीतते गए। प्रदर्शनी आरंभ हो गई। प्रदर्शनी में देखने की किंतु चीजें थी, परंतु दर्शक एक ही चित्र पर झुक पड़ते थे। चित्र छोटा था और अधूरा भी। उसका नाम था अंतिम प्यार। चित्र में चित्रित किया हुआ था एक माँ बच्चे का मृत शरीर हृदय से लगाए हुए अपने दिल के टुकड़े के चंदा से मुख को बार बार चूम रही है। शोक और चिंता में डूबी हुई माँ के मुख, नेत्र और शरीर में चित्रकार की तुलिका ने ऐसा सूक्ष्म और दर्दनाक चित्र चित्रित किया कि जो देखता उसी की आंखों से आंसू निकल पड़ते। चित्र की रेखाओं में इतनी ज्यादा सूक्ष्मता से दर्द भरा जा सकता है, यह बात इससे पहले किसी के ध्यान में न आई थी। इस दर्शक समूह में कितने ही चित्रकार थे। उनमें से एक ने कहा, देखिए योगेश बाबू, आप क्या कहते हैं? योगेश बाबू उस समय मौन धारण किए चित्र की ओर देख रहे थे। सहसा प्रश्न सुनकर एक आंखें बंद करके बोले, यदि मुझे पहले मालूम होता तो मैं नरेंद्र को अपना उस्ताद बनाता। दर्शकों ने धन्यवाद, साधुवाद और वाह वाह की झड़ी लगा दी, परंतु किसी को भी ये मालूम न हुआ कि उस सज्जन व्यक्ति की कीमत क्या है जिसने इस चित्र को बनाया है। किस प्रकार चित्रकार ने स्वयं को धूलि में मिलाकर खून से इस चित्र को रंगा है, उसकी ये हालत किसी को भी मालूम ना हो सकी थी। धन्यवाद।